ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन एंड ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी और पावर परिवर्तित किए स्थानांतरित करती है। अधिक शक्ति को जनित करने के लिए 3 कलातुल्य कलिक जनित्रों का व्यापक रूप से उपयोग होता है। वोल्टता स्तर जिस शक्ति पर शक्ति जनित्र की जाती है प्रारूपिक रूप से 11 किलोवोल्ट 22 किलोवोल्ट के प्रास में होती है। जनित्र केंद्र से विद्युत शक्ति को यथेष्ट दूरी पर प्रदत्त करना होता है, यानी कि बनाना होता है। इस जनित्र शक्ति का सीधा संचरण जो जनरेशन पावर का जो डायरेक्ट संचरण ट्रांसमिशन संभव है, लेकिन इसका परिणाम अमान्य शक्ति ह्रास और वोल्टापातों में होता है। यानी अमान्य जिसका मतलब कि शक्ति जो लॉसेस होता है और वोल्टापातों में होता है, जो वोल्टेज ड्रॉपों में होता है। संचरण वोल्टा सैकड़ों हजारों से 400 किलोवोल्ट यानी सैकड़ों हजारों वोल्ट से 400 किलोवोल्ट स्तर पर परिवर्तित होती है। यह शक्ति ट्रांसफार्मर द्वारा संभव होता है। ग्राही अंत पर इस वोल्टता को कम करने चाहिए, क्योंकि अंत में इसे 415 वोल्ट 3 कला आपूर्ति यानी 3 फेज सप्लाई अथवा 240 वोल्ट सिंगल फेज भार पर आपूर्ति करना चाहिए। शक्ति निकाय को विभिन्न वोल्टता स्तरों पर विभिन्न भागों को प्रचारित करने के लिए ट्रांसफार्मर से यह संभव होता है। मानक सुरक्षा नियम आगे के विवरण हेतु प्रशिक्षुओं को इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन IEC 676 में 1 में मानक सुरक्षा नियमों का संदर्भ देखने के लिए कह सकते हैं। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, सरलतम रूप से ट्रांसफार्मर 2 स्थिर कुंडलों से निर्मित होता है जो पारस्परिक चुंबकीय फ्लक्स से युग्मित होता है। कुंडलों को पारस्परिक युग्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक उभय फ्लक्स जोड़ते हैं। पटलित स्टील कोन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग शक्ति अनुप्रयोगों में होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, लेमिनेशन स्टील का बना होता है और ये I1 करंट है, ये पाथ है करंट का, ये पाथ है। ये लोड टर्मिनल है, सेकेंडरी इसको लोड टर्मिनल बोला जाता है। इसे प्राइमरी टर्मिनल यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। ये सप्लाई टर्मिनल्स है, AC सोर्स। ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि AC स्रोत से संबंधित कुंडल में धारा प्राथमिक लपेट अथवा केवल प्राथमिक कही जाती है। प्राथमिक ट्रांसफार्मर का निवेश होता है। यह क्रोन में फ्लक्स नियोजित करता है। जो क्रोड जिसको होता है उसमें फ्लक्स नियोजित क्रोड कहते हैं, कोर इसमें फ्लक्स नियोजित होता है या नियोजित करता है, जो आवृत्ति विधि से परिणाम और दिशा दोनों में परिवर्तित होते हैं। फ्लक्स द्वितीयक कुंडल से जुड़ा होता है, जिसे द्वितीयक लपेट अथवा केवल द्वितीयक कहते हैं। अब चूंकि फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा द्वितीयक में एक वोल्टता प्रेरित करता है। इस प्रकार प्राथमिक स्रोत से शक्ति प्राप्त करता है, जबकि इस शक्ति को द्वितीयक भार को आपूर्ति करता है। इस क्रिया को ट्रांसफार्मर क्रिया कहते हैं। इन दोनों कुंडलों के बीच कोई वैद्युत संबंधन नहीं होता है। अब जब बात करते हैं मुख्य रूप से वोल्टता स्तरों को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर दक्ष इफिशिएंसी और विश्वसनीय युक्तियाँ हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए दक्ष होते हैं ट्रांसफार्मर इसलिए इफिशिएंसी होता है, इनमें घूर्णन ह्रास नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी अधिक होते हैं क्योंकि इसमें घूर्णन लॉसेस नहीं होता है। इसलिए शक्ति को एक वोल्टता स्तर से दूसरे में संचरित करने पर अति लघु ह्रास होता है। प्रारूपिक दक्षताएँ 92 से 99% होती है। यह उच्च मान शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं। वोल्टता की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौलिक रूप से लौह क्रोन की संरचना 2 प्रकार के होते हैं। लपेटों को आवासित करने के लिए क्रोन की संरचना में अंतर होता है। पिक्चर 2 में एक क्रोन प्रकार का दिखाया गया है, पिक्चर 1 में व्यक्त किया जा चुका है।
अब जब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ये जो आपका X2 और X1 जो है, ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है और ये लेमिनेटेड कोर है, इसको लेमिनेटेड कोर बोला जाता है। यह सिलिकॉन स्टील के बना होता है। यह H1 और H2 जो है यह वाइंडिंग है सेकेंडरी का। उसी तरह से ये इसमें जो होता है ये कोर टाइप होता है, जिसमें एक प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी होता है। ये प्राइमरी का ये बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी, इसे कोर टाइप बोला जाता है। और ये लेमिनेटेड कोर होता है। और ये सेल टाइप में क्या होता है कि इसके सेंटर में ही प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग किया जाता है। पहले ये प्राइमरी किया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी किया जाता है। पहले प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी किया जाता है। और यह दो जो पाथ है, इसमें जो होता है फ्लक्स बहने का दो पाथ होता है। फ्लक्स बहने का इसमें दो पाथ होता है। एक ये फ्लक्स का रास्ता होता है और एक ये फ्लक्स बहने का रास्ता होता है। इसमें टोटल दो पाथ होते हैं। इसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, सामान्य रूप से यह अभिकल्पन वांछित नहीं है कि इसका दोष यह है कि इसमें फ्लक्स क्षरण अधिक होता है। अधिक फ्लक्स क्षरण के कारण, मतलब फ्लक्स क्षरण का मतलब है फ्लक्स लीकेज। अधिक फ्लक्स लीकेज के कारण वोल्टता नियमन अदम होता है, मतलब वोल्टता जो रेगुलेशन जो होता है वह कम होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक द्वारा अधिकतम नियोजित किया गया फ्लक्स, यानी प्राइमरी द्वारा अधिकतम फ्लक्स नियोजित फ्लक्स और द्वितीय में संबंधित, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स का जो संबंध, इसकी रचना पिक्चर 2 में प्रदर्शित की गई है। इसे कोष के द्वारा, मतलब इस कोष के प्रकार से रचना कहते हैं। इसे कोष प्रकार की रचना कहते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है कोर प्रकार की रचना। अब यह दो लपेटों को सबकेंद्री वेष्टित किया जाता है। लघु बोल्टा लपेट के ऊपर उच्च बोल्टा लपेट की जाती है। लघु बोल्टा लपेट को इसके पश्चात जो बात, इसमें जो होता है जैसे कि स्टील के समीप स्थापित करते हैं। यह प्रबंधन वैद्युत रोधन दृष्टि से उद्यम होता है। वैद्युत दृष्टि से दोनों रचनाओं में अधिक अंतर नहीं होगा। क्रोन का निर्माण सिलिकॉन स्टील से काटे गए पटलन से हो सकता है। अधिकतर पटलन पदार्थों में एक वलय होता है जिसमें 3% सिलिकॉन 97%, 3% सिलिकॉन 97% आयरन। सिलिकॉन की मात्रा चुंबक हासों को कम करती है, यानी चुंबकीय लॉसेस को कम करती है। हिस्टेसिस के कारण जो लॉस कम हो जाती है, हिस्टेसिस के कारण क्या लॉस कम हो जाती है। सिलिकॉन पदार्थ को भंजक बनाती है और भंजकता स्टैंपिंग प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न करती है। अधिकतर पटलित पदार्थ जो शीतल वेलित होते हैं, पटलित जो लेमिनेटेड होते हैं, और विशेषकर ग्रेन अथवा जिसको बोलते हैं विशेषकर ग्रेन अथवा लो क्रिस्टल को दिशा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से एनिलित किए जाते हैं। इसे अति उच्च प्रागाम्यता और वेलन की दिशा में फ्लक्स का लघु हिस्टेसिस होता है। ट्रांसफार्मर पटलन 50 हर्ट्ज प्रचालन के लिए प्रायः 2.5 से 0.27 mm मोटे होते हैं। पटलनों को एक ओर से वार्निश अथवा पेपर से कवचित किया जाता है, जिसमें वह एक दूसरे से रोधित रहते हैं। कुंडल पहले से ही लपटे हुए होते हैं और कोर डिजाइन ऐसा होता है कि कुंडल को कोर पर रखा जा सकता है। यहाँ यह जरूरी है कि ऐसी स्थिति में कोर को कम से कम 2 भागों में बनाया जाए। पिक्चर 2A में दर्शाया गया है कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए लेमिनेशन L और इस तरह से L आकार में बनाए जाते हैं, जैसा कि पिक्चर 3A में दिखाया गया है। पिक्चर 2B के सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए साधारणतः
ई और आई आकार के लेमिनेशन बनाए जाते हैं, जैसा पिक्चर 3b में दिखाया गया है। अब बात करते हैं आई शेप और यू शेप, ई शेप और आई शेप कि जब हम लोग बात करते हैं कोर कंस्ट्रक्शन बुल टू स्प्रेड लेमिनेशन, तो जो पृथक पटलनों में बनी क्रोन रचना कोर कंस्ट्रक्शन अनेक प्रकार के लोकप्रिय क्रोन रचनाएं हैं जो निर्माताओं की वरीयता पर निर्भर होती है। नियम के अनुसार बट जोड़ों की संख्या सीमित होना चाहिए, जोड़ कसे हुए निर्मित हो और पटलन अंतर पृष्ठित होता है जिससे परिपथ की प्रतिष्ठम्भ अल्पतम हो। पूर्ण कोण उचित अमापों में लगा रहता है। पटलन परस्पर दृढ़ता से अवरुद्ध रहते हैं। लेमिनेशन की वांछित कोण अनुप्रस्थ परिच्छेद स्कैटिंग टांगे वर्गाकार अथवा आयताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद की होती है। इसमें कुंडलों को क्रोन टांगों पर वर्गाकार, आयताकार अथवा वृत्ताकार कुंडल स्पूस अथवा फर्मस पर आबंध किया जा सकता है। बड़े ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर एक पद क्रोन अवस्था का उपयोग तांबे के प्रयोग से कम करने में होता है और तांबा हास कम होते हैं। इस रचना में यह निश्चित होता है कि तांबा चालक की प्रत्येक लंबाई लोहे के क्षेत्रफल अधिकतम अनुप्रस्थ परिच्छेद स्पर्श करता है। ये जो है आपका कोर है, इसको बोला जाता है कोर, और ये नीचे का है क्वाइल्स, ये इसको क्वाइल्स बोला जाता है। और स्टेप ट्रांसफार्मर कोर, अब जब बात करते हैं व्यवहार में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय लपेटों में 2 अथवा 2 से अधिक कुंडल प्रति टांगे होती है। इनको श्रेणी अथवा समांतर में व्यवस्थित किया जा सकता है। पटलनों को शिकंजा द्वारा इस प्रकार परस्पर दबा दिया जाता है कि कोई विस्थापन अथवा पलट रिंग न हो सके। कुंडलों को संसेचित किया जाता है। पटलनों का अपर्याप्त शिकंजन प्राय एक गूंजन ध्वनि में परिणमित होता है। इसे ट्रांसफार्मर के लोह क्रोन के द्वारा प्रयोगात्मक और श्रीव शोर जनित होता है। ट्रांसफार्मर प्रायः वायु शीतलित होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर विशेष ट्रांसफार्मर तेल से भरे टैंक में रखा जाता है। तेल के 2 प्रयोजन होते हैं, एक को रोधन माध्यम और शीतल माध्यम की भांति कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में जनित ऊष्मा स्रोत के घेरे हुए ट्रांसफार्मर तेल द्वारा दूर किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर की जनित ऊष्मा स्रोत के घेरे हुए ट्रांसफार्मर तेल द्वारा दूर किया जाता है और वायुमंडलीय वायु अथवा जल की संचरित कर दी जाती है। कोई भी ट्रांसफार्मर किसी भी अमाप का क्यों न हो, वे समान सिद्धांत पर ही परिचालित होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होता है, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है। अर्थात जो लपेटों में ओमिक प्रतिरोध, जो उसका जो कॉइल का जो बाइंडिंग होता है, लपेटों में ओमिक प्रतिरोध नहीं होता है और चुंबकीय क्षरण यानी चुंबकीय लीकेज जो होता है शून्य होता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में 2 कुंडल होते हैं जो शुद्ध इंडक्टिव होते हैं और हास रहित और लॉसेस रहित जो कोर पर वाइंडिंग होते हैं वेष्टित होते हैं। लेकिन इस तरह के ट्रांसफार्मर को व्यवहार में लाना असंभव है। फिर भी सुविधा के लिए पहले हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर विश्लेषण करेंगे, इसके पश्चात एक वास्तविक ट्रांसफार्मर को लेंगे। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना करें जिसका द्वितीयक खुला और प्राथमिक एवं वक्रीय वोल्टता V1 से संबंधित है। पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है। यह जो आपका है पाथ, फ्लक्स का पाथ है जिसको फाई से डिनोट किया जाता है और ये सेकेंडरी जो टर्न्स है, सेकेंडरी टर्म को N2 से डिनोट किया जाता है और ये प्राइमरी टर्न्स है N1 है और यह I1
जो करंट इसमें प्रवाहित कर रहा है प्राइमरी टर्मिनल्स के द्वारा। अब इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है E1 प्राइमरी और सेकेंडरी के E2 फ्लक्स के कारण, यह इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, यानी कि प्राइमरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का ईएमएफ। और ये जो दिया गया आपको सेकेंडरी और लोड टर्मिनल्स, ये वर्किंग प्रिंसिपल की जब बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ट्रांसफार्मर फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। आरोपित वोल्टेज से प्राथमिक लपेटों में एक लघु धारा प्रवाहित होती है। यह शून्य भार धारा एक प्रति विद्युत वाहक बल जो कि आरोपित वोल्टेज के विपरीत होता है निर्मित करने के लिए होती है। चूँकि प्राथमिक लपेट शुद्ध प्रेरित है और इसलिए निर्गम नहीं है। अब जब बात करते हैं प्राथमिक केवल चुंबक धारा IM लेता है। इस धारा का प्रकार क्रोन को केवल चुंबकित करना होता है। IM परिणाम में लघु होता है और V1 90 डिग्री पश्च होता है। प्रत्यावर्ती धारा IM एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न करता है जो धारा का समानुपाती होता है, इसलिए इसके IM कला में होता है। यह परिवर्तनीय फ्लक्स दोनों लपेटों से जुड़ा होता है, इसलिए यह प्राथमिक में जो स्वप्रेरित EMF E उत्पन्न करता है जो फ्लक्स फाई से 90 डिग्री पश्च होती है। इसे सदिश आरेख F2 में प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक द्वारा उत्पन्न फ्लक्स फाई द्वितीय लपेटों से जुड़ता है और पारस्परिक प्रेरण द्वारा EMF E2 प्रेरित होता है जो पिक्चर 2 के अनुसार फ्लक्स फाई से 90 डिग्री पश्च होता है। चूँकि प्राथमिक में प्रेरित EMF अथवा प्रतिचक्र सेकेंडरी समान है, द्वितीयक EMF द्वितीयक के चक्रों की संख्या पर निर्भर होगा। और यह इस तरह से आपका दिया गया है, फ्लक्स है और ये IM है, ये V1 है और E1 है। इस तरह से जो E2 बराबर V2 होता है वेक्टर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। जब द्वितीयक खुले परिपथ पर इसकी टर्मिनल वोल्टेज V2 प्रेरित EMF E2 के समान है। साथ ही शून्य भार पर प्राथमिक धारा अति लघु है, इसलिए आरोपित वोल्टेज V प्राय बराबर है और प्राथमिक प्रेरित EMF E1 के विपरीत है। प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज के बीच संबंधन F फिगर 2 में प्रदर्शित किया गया है। जब बात करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल EMF इंड्यूज इन सेकेंडरी E2 मतलब टोटल EMF जो इंड्यूज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में और टोटल EMF इंड्यूज प्राइमरी वाइंडिंग में। अब N2 इज EMF पर टर्न्स सेकेंडरी बाय N1 इन EMF पर टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग। और E2 जो हमारा E2 है यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज बाय प्राइमरी का वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी टर्म बटा प्राइमरी टर्म। तो इसीलिए एज EMF बराबर प्राइमरी का इंड्यूज EMF बटा बराबर प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी का जो इंड्यूज वोल्टेज बराबर सेकेंडरी वोल्टेज। वी हैव V2 बाई V1 बराबर N2 बाई N1। अब जब बात करते हैं भार के साथ आइडियल ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड, जब द्वितीयक को एक भार से संबंधित करते हैं तो द्वितीयक धारा प्राथमिक धारा में वृद्धि करती है। वह इस प्रकार होता है कि नीचे स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक और द्वितीय धाराओं के बीच संबंधन प्राथमिक और द्वितीयक में एम्पियर चक्रों की तुलना पर आधारित है। जब द्वितीयक खुला परिपथ होता है और प्राथमिक धारा इस प्रकार की होती है कि प्राथमिक चक्रों का फ्लक्स फाई जो आवश्यक प्रेरित EMF E1 के लिए यथेष्ट उत्पन्न होती है, जो प्राय प्राथमिक वोल्टेज V1 के बराबर और विपरीत होती है। चुंबक धारा प्राय पूर्ण भार प्राथमिक धारा का लगभग 2 से 5% होता है। अब जब द्वितीयक टर्मिनल के सिरों पर एक भार से जोड़ा जाता है तो द्वितीयक धारा लेंज के नियम के अनुसार अचुंबक प्रभाव उत्पन्न करती है। फलस्वरूप प्राथमिक में फ्लक्स और प्रेरित EMF कुछ कम हो जाता है, लेकिन एक लघु परिवर्तन आरोपित वोल्टेज V1 और प्रेरित EMF E1 के बीच अंतर में लगभग 1% वृद्धि करता है, जिसके कारण नवीनतम प्राथमिक धारा शून्य भार
धारा का लगभग 20 गुना होगा। अब द्वितीयक के अवचुंबक एम्पीयर चक्र इस प्रकार प्राथमिक एम्पीयर टर्न में होने वाली वृद्धि के कारण प्रायः निरस्त हो जाते हैं। चूँकि शून्य भार पर प्राथमिक एम्पीयर टर्न पूर्ण भार एम्पीयर टर्न की तुलना में बहुत कम होते हैं, इसलिए पूर्ण भार प्राथमिक एम्पीयर्स जो होता है समानुपाती और बराबर होता है पूर्ण भार द्वितीयक एम्पीयर टर्न के। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी टर्न्स बराबर जो होता है करेंट प्राइमरी का जो टर्न्स और प्राइमरी का करेंट सेकेंडरी का टर्न्स और सेकेंडरी का करेंट बराबर और इक्वल होता है। अतः हम कह सकते हैं I1/I2 बराबर N2/N1 बराबर V2/V1 जो स्थानांतरण अनुपात होता है। जब इस कथन को स्पष्ट है कि प्राथमिक और द्वितीय परिपथों के बीच संबंध चुंबकीय फ्लक्स द्वारा होता है, तो द्वितीयक धारा में किसी भी परिवर्तन के साथ फ्लक्स कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए प्राथमिक प्रेरित ईएमएफ में